ओके हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आकाश एंड आप सब देख रहे हैं रेसल हिंदी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आज स्मैकडाउन के शो के बारे में। सबसे पहले गाइस, जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है हमारी बैड ब्लड लाइन के साथ। सबसे पहले सोलो सिकोवा और उनकी जो बैड ब्लड लाइन है वो निकल के आती है। सोलो सिकोवा आते हैं रिंग में और सीधा आके वो रोमन रेंस और उनका जो मैच होने वाला है नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रो की, उसके बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि रोमन रेंस ने मेरे को चैलेंज किया है ओला फाला माला के लिए। ठीक है, चलो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बट एक बात मैं बता दूं कि जब मैं उस मैच के अंदर घुसूंगा तो ये ओला फाला माला मेरे पास होगी, और जब मैं उस मैच से बाहर आऊंगा तब भी ये ओला फाला मेरे पास ही रहेगी। मतलब उनका कहना सिंपल था कि वो रोमन रेंस को हरा देंगे और वही रहने वाले हैं दी ओनली ट्राइबल चीफ। इसके बाद वो बोलते हैं कि जब मैं इस बार फिर से रोमन रेंस को पिन कर दूंगा तो इस बार रोमन रेंस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक्नॉलेज करने के अलावा। मतलब यहाँ से क्लियर है कि सोलो सिकोवा चाहता है कि वो रोमन रेंस को फिर से नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रो पे एक बार फिर से हराए और इस बार रोमन रेंस हार के सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज भी करे। इसके बाद क्या होता है कि ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है। ड्रू मैकिंटायर आता है और ड्रू मैकिंटायर बेशक अभी ओजी ब्लड लाइन के पीछे पड़े हुए वो रोमन रेंस के सारे बंदे को पीट रहे हो, रोमन रेंस का वेट कर रहे हो, बट यहाँ पे स्टिल जो सारी चीजें हैं वो ड्रू मैकिंटायर और सोलो सिकोवा के बीच में भी ठीक नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर तो उनको पेलते हुए आ रहे हो जो ब्लड लाइन के मेंबर्स को, तो लग रहा था कि सोलो सिकोवा को ज्वाइन कर लेंगे, बट स्टिल जो बातें यहाँ पे दोनों के बीच में हुई है उससे तो भाई बिल्कुल क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर और सोलो सिकोवा के बीच में भी कभी भी मार बच सकती है। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं, सोलो सिकोवा पहले कह देते हैं देख तूने जिम्मी ऊसो को पीट दिया, तूने जे ऊसो को पीट दिया, चल अच्छी बात है वो, बट अभी जो तूने मेरे को आके इंटरप्ट कराया ना, अगर तेरे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं हुआ इस चीज का तो मैं तेरे को यहाँ पे फोड़ने वाला हूँ। ड्रू मैकिंटायर भी इसके काउंटर में बड़ी ही सेवेज लाइन बोलते हैं। वो बोलते हैं कि यार तू सोच भी नहीं सकता मेरे को कितनी तकलीफ हो रही है कि मैं तेरे इतनी पास खड़ा हूं और मैं तेरे को पेल नहीं पा रहा हूं। मतलब बेशक यहाँ पे सोलो सिकोवा है, उनकी पूरी ब्लड लाइन है, बट स्टिल भाई ड्रू मैकिंटायर बंदा डरने को ही तैयार नहीं है उनसे। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मेरे को याद है कि तू ही वो बंदा है जिसकी वजह से मैं चैंपियनशिप नहीं जीत पाया था क्लैश एट द कैशल में जब उनका रोमन रेंस के साथ मैच हुआ था, बट स्टिल तेरे साथ मैंने सारी चीजें साइड रख दी क्योंकि तू वो बंदा है जो कि रोमन रेंस को भारी पड़ रहा है इस टाइम। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ तू एक वो बंदा जो कि रोमन रेंस के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, और तू भी अगेंस्ट है मैं भी अगेंस्ट हूँ, तो इस टाइम हम दोनों सेम पेज पे हैं। और इसके बाद लास्ट में ड्रू मैकिंटायर एक लाइन बोलते हैं कि चल ठीक है, पहले जो रोमन रेंस के साथ बिजनेस है वो निपटा लेते हैं, जब रोमन रेंस का मैटर पूरा खत्म हो जाएगा तब हम देखेंगे कि हमारे बीच में क्या बचा है करने को। अब इसके आगे ड्रू मैकिंटायर कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं, इससे पहले क्या होता है कि जिम्मी ऊसो उनको रिंग के बाहर से खींच लेते और उनके ऊपर बहुत ही ब्रूटल तरीके से, मतलब जिस बैसाखी को लेके आए हुए तो भाई वही बैसाखी उन्होंने बजा दी उसमें ड्रू मैकिंटायर में। इस पॉइंट पे मुझे लगा था कि शायद बैड ब्लड लाइन जाएगी ड्रू मैकिंटायर की मदद करने, बट वो तो रिंग में खड़ी रहती है और जिम्मी ऊसो भाई पहले जा रहे हैं ड्रू मैकिंटायर को बाहर बैसाखी से। इसके बाद क्या होता है कि ड्रू मैकिंटायर और जिम्मी ऊसो तो कहीं साइड में निकल जाते हैं, बट एले नाइट, अपोलो क्रूज और अंड्राडे आके बैड ब्लड लाइन के ऊपर अटैक कर देते हैं क्योंकि पिछले स्मैकडाउन के ऊपर इन्होंने बहुत बुरी तरह से बजाया था इन तीनों को, तो इनके बीच में अटैक होता है, थोड़ी सी ब्रूल होती है। इसके बाद इनके बीच में मैच भी ऑफिशियल हो जाता है, जो कि पहले से ऑफिशियल था, मतलब शुरू हो जाता है हैंड टू हैंड वो मैच वहीं। और मैच ऑब्वियसली देखो बताऊं बहुत अच्छा था, दोनों टीम के पास मोटिव भी था लड़ने का। इस मैच के अंदर रेसलिंग भी अच्छी खासी थी, काफी सारे हाई फ्लाइंग मूव्स थे, बट मैच के अंदर होता क्या है कि शिंस्के नाकामुरा आके फिर से एले नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं, और ये चीज मुझे समझ में नहीं आई यार। मतलब शिंस्के नाकामुरा चैंपियनशिप जीत चुके हैं भाई, अब क्या लेना है एले नाइट से, उनको चैंपियनशिप थी एले नाइट के पास, चैंपियनशिप ले ली, अब हटो ना यार, किसी और के पीछे जाओ या कोई और तुम्हारे पीछे आएगा क्योंकि तुम्हारे पास चैंपियनशिप है। बट भाई यहाँ पे शिंस्के नाकामुरा खुद एले नाइट के पीछे आ रहे हैं, तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी वियर्ड लगी, बट इसका फायदा होता है बैड ब्लड लाइन को। बैड ब्लड लाइन अपना फिनिशर लगा के इस मैच के अंदर विक्ट्री ले जाती है और लास्ट में भी स्टैंड टोल जो है बैड ब्लड लाइन ही करती है। इसके बाद गाइस शो पे हमको केविन ओवेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मतलब मैसेज कह लो, सेगमेंट कह लो, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। होता क्या कि केविन ओवेंस आता है स्क्रीन पर, वो पूरा जो मैटर है जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर हुआ है, उन्होंने जो कोडी रोड के साथ किया है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते कि देखो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैं चैंपियन बनने वाला था, बट सारी गलती थी यहाँ पे ऑफिशियल्स की, मतलब रेफरी की, निकोल्डिस की, इनकी गलती बताते हैं वो कि इनकी वजह से मैं रह गया चैंपियन बनने को। बट उसके बाद जो मैंने किया वो सारी चीजें करी है इस चैंपियनशिप के लिए, मतलब वो जो विंग ईगल वाली चैंपियनशिप उनके कंधे पे थी कोडी रोड वाली। इसके बाद वो बताते कि ये चैंपियनशिप वो वापस नहीं करने वाले और तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक उनको उनकी चैंपियनशिप नहीं मिल जाएगी। मतलब केविन ओवेंस का यहाँ पे ये मानना है कि भाई वो कोडी रोड को हरा चुके हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में और वो न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बन चुके हैं। मतलब केविन ओवेंस भाई अपना अलग ही माल फूक के बैठा है, उनके हिसाब से उन्होंने कोडी रोड को हरा दिया, वो चैंपियन बन चुके हैं, विंग ईगल वाली चैंपियनशिप उनके पास है और उसको आगे ले जाके वो डिफेंड भी करने वाले हैं। तो यहाँ से मतलब क्लियर है कि जब तक कोडी रोड वापस नहीं आते उनको चैंपियनशिप के लिए शायद फिर से मौका नहीं देते, केविन ओवेंस ये विंग ईगल वाली चैंपियनशिप जो है वो कैरी करने वाले हैं। इसके बाद गाइस शो पे द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट आता है, जहाँ पे आज जो स्पेशल गेस्ट थे वो थे ब्रॉन स्ट्रोमन। ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं सेंटा वगैरह बन के, गिफ्ट विफ्ट ऐसे बांटते हुए आते हैं, और इस सेगमेंट के अंदर क्या होना था ये तो सबको ही पता था कि ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी मिलकर कुछ ऐसी तगड़ी बातें बोल देंगे जिसकी वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन को गुस्सा आ जाएगा और फिर ब्रॉन स्ट्रोमन जो है इनको तोड़ देंगे। बट यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि कार्मेलो हाइस निकल के आते हैं। कार्मेलो हाइस जो है वो ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसकी वजह से भाई ब्रॉन स्ट्रोमन इतना ज्यादा भड़क जाते हैं कि वो चेयर ही फेंक के मार देते हैं। और इसके बाद फिर ब्रॉन स्ट्रोमन और कार्मेलो हाइस के बीच में फिर से एक और मैच भी ऑफिशियल हो जाता है, और इस मैच के अंदर कोई डाउट वाली बात ही नहीं थी यार, ब्रॉन स्ट्रोमन है सामने, भाई कार्मेलो हाइस के कहीं चांस बनते हैं जीतने के। बट इस मैच के अंदर भाई कार्मेलो हाइस ने अपना दिमाग चलाया और वो 10 काउंट से इस मैच के अंदर जो है वो विक्ट्री ले चुके हैं। मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन जो है वो रिंग के बाहर ही रह गए थे जब तक 10 काउंट हुआ था, और कार्मेलो हाइस जो है वो रिंग के अंदर
जाते हैं, इस वजह से कार्मेला इस मैच के अंदर विक्ट्री ले गए। बट ब्रॉन स्ट्रोमन इसके ऊपर भड़क काफी अच्छे तरीके से जाते हैं, वो कार्मेला इसको पीछे पीछे भी जाते हैं, उनको ढूंढते भी बैक स्टेज जाके, बट कार्मेला उनको बाद में फिर मिले ही नहीं। इसके बाद गाइस शो पे गरगानो वर्सेस एलेक्स हैरी के बीच में एक सिंगल्स मैच होता है, जो कि मोटर सिटी मशीन गन के एक पार्टनर है। इस मैच के अंदर गरगानो का जो हील कैरेक्टर है, मतलब जो हील कैरेक्टर अब उन्होंने पकड़ा है चैंपियन बनने के बाद, वो बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता था। मतलब जिस तरह के वो मूव्स लगा रहे थे, जिस तरह की वो चाले चल रहे थे, बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि हाँ भाई बंदा अपने हील कैरेक्टर में, और हील कैरेक्टर चल रहा तो भाई यहाँ चैंपा को भी आना था। चैंपा आता है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत इंटरप्शन होती है। गरगानो इस मैच के अंदर विक्ट्री ले जाते हैं, बट भाई मोटर सिटी मशीन गन को मेरे ख्याल से WWE अच्छे से नहीं ट्रीट कर रही है। अभी उनको चैंपियनशिप दी थी और अभी उनसे चैंपियनशिप ले ली और उनको सिंगल्स मैच में भी हरवा रहे हैं। तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि WWE यहाँ बिल्ड किसको कर रही है, DIY को बिल्ड कर रही है या मोटर सिटी मशीन गन को बिल्ड कर रही है, पता नहीं भाई क्या चल रहा है, कंफ्यूज हूं मैं तो इस चीज को लेकर। बट इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो गरगानो ले जाते हैं। और अब आता है गाइस शो का मेन इवेंट, और कुछ अजीब सा ही मैच था यार, मेरे को लिटरली समझ में नहीं आया। वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था। नियोमी इस मैच के अंदर चैंपियन नहीं है, बट वो चैंपियन की तरफ से लड़ रही है। बियांका बेलर इस मैच के अंदर चैंपियन है क्योंकि जेट कारगिल इंजर्ड है। भाई मतलब कुछ बहुत ही वियर्ड था यार इस मैच के अंदर। नाया जैक्स और उनकी टीम के अगेंस्ट ये मैच था। मैच बताऊं देखो ऑब्वियसली ठीक ठाक था वुमेन्स डिवीजन के, पता नहीं क्यों मैच WWE मेन इवेंट में रख दी थी। मेरे को सच में मजा नहीं आता उस टाइम। बीच में रख दो यार, शो की स्टार्टिंग में रख दो, तब देख लेंगे भाई, मेन इवेंट में मत रखा करो। इस मैच के अंदर रेसलिंग ठीक ठाक थी। नाया जैक्स का सिर फट जाता है, टिफनी को मना करा था इस मैच के अंदर आने के लिए, टिफनी आ जाती है, अपना ब्रीफ केस वो नाया जैक्स को पकड़ाती है, जिसकी वजह से नाया जैक्स फिर से पिट जाती है, इंटरप्शन होती है। बट कुल मिला के इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो नियोमी और बियांका ब्लेयर ले जाती है। अब नियोमी आई तो बिना टाइटल के थे, बट यहाँ पे वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं नियोमी भी। बहुत कुछ अजीब सा था, मतलब नियोमी चैंपियनशिप डिफेंड भी करवा रही है और वो चैंपियन भी नहीं है। बट मैच खत्म होने के बाद वो चैंपियन भी बन गई। तो पता नहीं क्या WWE ने कौन सा माल फूका था इस मैच को प्लान करने से पहले। बट इस मैच के अंदर विक्ट्री जो है वो बियांका ब्लेयर और नियोमी ले जाते हैं, जिसके साथ ये शो जाता है यहीं पर खत्म। ऑब्वियसली शो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था। पहले से WWE ने टेप करके रख रखा था, बट फिर भी चलो ठीक ठाक है। मतलब रोमन रेंस ना हो यार स्मैकडाउन पे तो मेरे को सच बताओ ना मजा नहीं आता, बट ठीक ठाक था। आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर लेते रहो जिंदगी।